नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत, अभिनंदन है। सीडीपी बाल विकास के प्रैक्टिस पेपर नंबर की बात करेंगे। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। सीडीपी के प्रैक्टिस पेपर नंबर 14 में सभी का वेलकम, अभिनंदन है। और इस प्रैक्टिस सेट में, इस प्रैक्टिस पेपर में दोस्तों आपके सीडीपी के समस्त निचोड़ का टॉप 30 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो ये मॉडल पेपर, प्रैक्टिस पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टि से देखा जाए। बाकी इसके पहले भी मॉडल पेपर, प्रैक्टिस पेपर कंप्लीट कर चुके हैं, जिसका आई बटन पे यहाँ पे ऑलरेडी आपको लिंक दे दिया गया है। तो चलिए देर न करते हुए ये सीडीपी बाल विकास के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न करते हैं और 30 में से आपका स्कोर क्या है, आपका फीडबैक क्या है, आपकी तैयारी कितनी है, अवश्य जांचते हैं, परखते हैं, आपका फीडबैक शेयर करते हैं। चलिए सभी लोग बात करते हैं पहले प्रश्न की। देखिए, प्रेरक से एक प्रश्न रखा हुआ है, तो ये ध्यान दीजिएगा। एक प्रेरक से प्रश्न अवश्य आएगा। तो भूख और प्यास ये क्या है आपके? जन्मजात प्रेरक है, व्यक्तिगत प्रेरक है, सामाजिक प्रेरक है या अर्जित प्रेरक है? सभी कमेंट कीजिएगा। तो दोस्तों, भूख और जो प्यास होता है यह हमारा क्या है कि जन्मजात प्रेरक होता है। बच्चा जब भी जन्म लेता है, भूख और प्यास तो उनको लगता ही लगता है। ये भूख और प्यास क्या होते हैं? जन्मजात प्रेरक होते हैं। और कुछ रुचियां होती हैं जो अर्जित प्रेरक होते हैं। ठीक है, तो प्रेरक से संबंधित आपको अच्छे तरीके से इस टॉपिक को पढ़ लेना है। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। कक्षा कक्ष में शिक्षक व विद्यार्थियों के मध्य संप्रेषण होना चाहिए। विद्यार्थी केंद्रित होना चाहिए, पाठ पुस्तक केंद्रित होना चाहिए, शिक्षक केंद्रित होना चाहिए या उद्देश्य केंद्रित होना चाहिए? सभी कमेंट कीजिएगा। तो कक्षा कक्ष में शिक्षक व विद्यार्थियों के मध्य जो संप्रेषण होना चाहिए वह आपका उद्देश्य केंद्रित होना चाहिए। तो यहाँ पर आप लोगों का फोर्थ ऑप्शन जो दिया गया है वह आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि कोई बच्चा विद्यालय में हमेशा देर से पहुंचता है तो आप क्या करेंगे? प्रधानाचार्य को बताएंगे, उसे डांटेंगे ताकि वह गलती दोबारा ना दोहराए, उसके माता पिता से संपर्क करेंगे या बच्चे से बातचीत करके कारण जानने का प्रयास करेंगे? तो यदि कोई बच्चा विद्यालय में हमेशा देर से पहुंचता है तो आप क्या करेंगे? आप बच्चे से बातचीत करके कारण जानने का प्रयास करेंगे। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में शिक्षा का सबसे उपयुक्त उपागम कौन सा होता है? सृजनवादी उपागम, व्यवहारवादी उपागम, संरचनात्मक उपागम या मानवतावादी की बात करें? सभी कमेंट कीजिएगा। जी हाँ, मेरे प्यारे प्यारे भाइयों की प्यारी प्यारी बहनें, गृहिणी जिनका सपना है टीटी एग्जाम को फतेह करना, सभी कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, वर्तमान समय में शिक्षा का सबसे उपयुक्त जो उपागम होता है वह आपका होता है सृजनवादी उपागम। पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नो डाउट, आई होप आप समझ गए होंगे। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला, स्कूलों में अधिकतर शिक्षकों में अपने छात्रों के लिए किसका सर्वाधिक अभाव पाया जाता है? क्रोध का, स्नेह का, दोषारोपण का या घृणा का? तो स्कूलों में अधिकतर जो शिक्षकों में, अध्यापक अध्यापिकों में अपने छात्रों के लिए जो सर्वाधिक अभाव पाया जाता है वह घृणा नहीं करनी चाहिए, तो घृणा का अभाव पाया जाता है। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। परीक्षा में विद्यार्थियों से किस प्रकार के प्रश्न पूछना चाहिए? जी हाँ, आप भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, शिक्षक बंधु हैं, तो परीक्षा में जो विद्यार्थियों से आपको किस प्रकार के प्रश्न पूछना चाहिए? वस्तुनिष्ठ और विषयगत प्रश्न पूछना चाहिए, स्मृति एवं समझ पर आधारित, समझ एवं अनुप्रयोग पर आधारित या केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछना जाना चाहिए? तो परीक्षा में विद्यार्थियों को किस प्रकार के प्रश्न पूछना चाहिए? समझ एवं अनुप्रयोग आधारित प्रश्न पूछना चाहिए। थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, एक कक्षा में बहुभाषी विद्यार्थी हैं और यह स्थिति उत्पन्न करती है कि विद्यार्थियों के मध्य सामंजस्य की समस्या, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा, अध्यापक में कुंठा या सीखने के समृद्ध संसाधन। दोस्तों, एक कक्षा में बहुभाषी जो विद्यार्थी हैं तो यह स्थिति क्या उत्पन्न करती है? यह स्थिति उत्पन्न करती है सीखने के समृद्ध संसाधन के। क्योंकि जब कक्षा में बहुभाषी विद्यार्थी होते हैं, और हमारे देश में ऐसा है कि प्रत्येक कक्षा में देखा जाए तो बहुभाषिकता को प्राथमिकता दी जाती है। उसमें आपका मातृभाषा की प्राथमिकता दी जाती है प्राइमरी लेवल में। तो सामंजस्य की जो बहुभाषी विद्यार्थी हैं कक्षा में, तो सीखने में समृद्ध संसाधन यह स्थिति उत्पन्न करती है अगर कक्षा में बहुभाषी, क्योंकि एक दूसरे की भाषा सीखते हैं, एक दूसरे की होम भाषा
सीखते हैं, तो क्या हो जाएगा, सीखने में समृद्ध संसाधन हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि ग्रुप में जो पढ़ाई होती है वो बहुत ही इंटरेस्टेड होती है, बहुत अच्छे तरीके से समझ में भी आती है। अगला है, यदि कक्षा में पढ़ाते समय आपको महसूस होता है कि अचानक सभी बच्चे पढ़ने में रुचि नहीं ले रहे हैं, तो आप क्या करेंगे। प्रश्न वही पूछा जाता है, टॉपिक भी वही प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन अक्सर क्या होते हैं, प्रत्येक एग्जाम में थोड़ा सा कुछ ना कुछ ऐड कर दिया जाता है प्रश्न पर, और ऑप्शंस को थोड़ा घुमा दिया जाता है। बाकी वही सारे प्रश्न आते हैं, और जब थोड़ा सा घुमा दिया जाए तो हम कहते हैं बहुत ज़्यादा मॉडरेट क्वेश्चन आए थे जो हमारे समझ में ही नहीं आए थे। ये चीज़ें पहले से ही प्रैक्टिस इसीलिए कीजिए, डेली क्लासेज अटेंड कीजिए, प्रैक्टिस सेट अटेंड कीजिए। तो यदि कक्षा में पढ़ाते समय आपको महसूस होता है कि अचानक सभी बच्चे पढ़ने में रुचि नहीं ले रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, तो आप जो है कारण जानने की कोशिश करेंगे। फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, निष्पत्ति लब्ध AQ का सूत्र क्या होता है। जी हाँ, तो जो आपका निष्पत्ति लब्ध है AQ का जो सूत्र होता है, AQ बराबर जो होता है 100 MAEA। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षक को क्रियात्मक शोध का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि वे अपना स्वयं का विकास कर पाएंगे। इसके माध्यम से बच्चों की समस्या की पहचान कर सुधार करने का कौशल विकसित कर पाएंगे, बच्चों को प्रभावी ढंग से पढ़ा पाएंगे, शोध करने का कौशल विकसित कर पाएंगे। तो आप सभी लोग जानते हैं कि उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षकों को क्रियात्मक शोध का ज्ञान इसलिए होना चाहिए क्योंकि वे इसके माध्यम से बच्चे की समस्या की पहचान कर सुधार करने का कौशल विकसित कर पाएंगे। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे ऑलरेडी सही हो जाएगा। और बाकी टेलीग्राम से जुड़े फ्री में नोट्स PDF फाइल प्राप्त करें, अपनी तैयारी को बेहतरीन करें। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 ने 6 से लेकर 14 वर्ष तक की आयु के विद्यालय कभी न गए अथवा विद्यालयी शिक्षा अधूरी छोड़ने वाले बच्चों को शिक्षा के मुख्य धारा से जोड़ने हेतु विशेष प्रशिक्षण लागू करने पर जोर दिया, विशेष पाठ्यक्रम लागू करने पर जोर दिया, अलग से विद्यालय खोलने की बात कही, या अलग से शिक्षक नियुक्त करने की बात कही। सभी कमेंट करके बताइए। जी हाँ दोस्तों, आप सभी लोग ज्ञानी सरल व्याख्याता लोग हैं, भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, और जयसवाल सर आप सभी का अभिनंदन स्वागत करते हैं। तो RT एक्ट 2009 ने 6 से लेकर 14 वर्ष तक के आयु के विद्यालय कभी न गए अथवा विद्यालयी शिक्षा अधूरी छोड़ने वाले बच्चों को शिक्षा के मुख्य धारणा से जोड़ने हेतु क्या किया गया, विशेष प्रशिक्षण लागू करने पर जोर दिया। यहाँ पे हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, नो डाउट। आई होप समझ गए होंगे। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। सुमेलित करना है, सूची 1 सूची 2 दी गई है। पहले सूची में दी गई एक तत्व का सिद्धांत, बहुतत्व का सिद्धांत, समूह तत्व का सिद्धांत, त्रिआयामी सिद्धांत। यहाँ पे दिया गया गिलफोर्ड, बिने, टर्मन, थॉर्नडाइक, थर्स्टन। तो कौन किसके आपके हैं ये आपको कमेंट करके बताना है, फीडबैक करके बताना है। और नीचे आपका कूट दिया गया है कि कौन सा सही होगा। ठीक है, तो ये आप सभी लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि एक तत्व का जो सिद्धांत के प्रवर्तक हैं वह हमारे बिने और टर्मन की बात करते हैं, बिने, टर्मन, साइमन की बात करते हैं। जब भी बहुतत्व का जिक्र होता है तो बहुतत्व की अगर बात करते हैं तो थॉर्नडाइक का नाम आता है, और समूह तत्व की अगर बात करते हैं तो आपका थर्स्टन का नाम आता है, और त्रिआयामी सिद्धांत किसकी बात करेंगे, गिलफोर्ड की बात करेंगे। तो हमारा देखिए कौन सा ऑप्शन हो जाए, सेकंड ऑप्शन देखिएगा, एक तत्व सिद्धांत बिने, टर्मन, बहुतत्व का सिद्धांत थॉर्नडाइक हो गया, समूह का थर्स्टन हो गया, और त्रिआयाम का गिलफोर्ड हो गया। ये हमारा होगा सेकंड ऑप्शन जो दिया गया कूट वाला सही हो जाएगा। ठीक है, तो बुद्धि के सिद्धांत के प्रवर्तक मनोवैज्ञानिक एक तत्व का सिद्धांत बिने, टर्मन, बहुतत्व का थॉर्नडाइक, समूह तत्व का थर्स्टन, त्रिआयामी सिद्धांत का गिलफोर्ड। ठीक है, तो ये आपके हैं जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी बात करते हैं अगले प्रश्न की। यदि आपकी कक्षा का कोई बच्चा प्राय चुप रहता है तो आप क्या करेंगे, उसकी किसी मनोवैज्ञानिक के पास ले जाएंगे, उसकी ओर कोई ध्यान नहीं देंगे, उसके चुप रहने का कारण को जानने का प्रयास करेंगे, या उसके माता पिता के से बात करेंगे। यदि आपकी कक्षा कोई बच्चा प्राय चुप रहता है तो आप क्या करेंगे, तो आप उसके चुप रहने का कारण जानने का प्रयास करेंगे। प्रयास शब्द देखिए जहाँ भी दिया रहो, हम प्रत्येक पेपर पे बताते हैं, कुछ ऐसे टॉपिक शब्द बताते हैं, अगर ये शब्द आ जाए तो समझ लीजिए ऑप्शन 90% सही होने का चांस होता है। अगला, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से तात्पर्य क्या होता है।
तो सतत और व्यापक मूल्यांकन से तात्पर्य जो है सीखने की प्रक्रिया के दौरान शैक्षिक एवं सह शैक्षिक छात्रों की नियमित रूप से आकलित करना। जी हाँ, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का तात्पर्य होता है सीखने की प्रक्रिया के दौरान शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्रों की नियमित रूप से आकलित करना। पहला ही ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत क्या सम्मिलित नहीं होता है? तो आप सभी लोग जानते हैं बालक को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना, जहाँ पे प्रेरित शब्द आए, बालक के अनुभव को प्राथमिकता प्रदान करना, बालक की सृजनात्मकता को बढ़ावा देना, तो ये तीनों जो है आपके बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत सम्मिलित है। लेकिन गृह कार्य प्रदान करना ये आपका बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत नहीं आता है। बाल केंद्रित शिक्षा में क्या होता है, बालक से को प्रश्न पूछने को प्रेरित करना, बालक के अनुभव को प्राथमिकता देना, उसके सृजनात्मकता को बढ़ाना, ये तीनों आपके बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत सम्मिलित हो जाएंगे। अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टेड प्रश्न है कि प्रतिभाशाली बालक वह है जो अपने उत्पादन की मात्रा, दर तथा गुणवत्ता में विशिष्ट होता है। यह कथन किसके द्वारा दिया गया? तो प्रतिभाशाली बालक वह है जो अपने उत्पादन की मात्रा, दर, गुणवत्ता में विशिष्ट होता है। यह कथन जिसके द्वारा दिया गया है, R.W. टेलर द्वारा दिया गया है कि प्रतिभाशाली बालक वह है जो अपने उत्पादन की मात्रा, दर तथा गुणवत्ता में विशिष्ट होता है। थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही कर लेना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, बच्चों को सीखने सिखाने की प्रक्रिया के दौरान वे उस कार्य को किस प्रकार से कर रहे हैं, इसकी जानकारी इन्हें कार्य करते समय सतत रूप में दी जानी चाहिए, कार्य समाप्त होने के पश्चात दी जानी चाहिए, कार्य के बीच में एक बार दी जानी चाहिए, या इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं। तो बच्चों के सीखने सिखाने की प्रक्रिया के दौरान वे उस कार्य को किस प्रकार से कर रहे हैं, इसकी जानकारी जो है कार्य करते समय सतत रूप से दी जानी चाहिए। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न है। यदि आपकी कक्षा में कोई बच्चा अधिगम अक्षम है तो आप क्या करेंगे? उसकी अक्षमता किस प्रकार की है जानकर उसको सिखाने का प्रयास करेंगे, उसकी ओर ध्यान ही नहीं देंगे, उसके अतिरिक्त कक्षा लेंगे, या उसकी बैठक व्यवस्था कक्षा के बुद्धिमान बच्चों के साथ करेंगे? दोस्तों क्या करेंगे आप लोग सभी बताइए। यदि आपकी कक्षा में कोई बच्चा अधिगम अक्षम है तो आप क्या करेंगे? उसकी अक्षमता किस प्रकार की है जानकर उसको सिखाने का प्रयास करेंगे। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 की संस्थितियों के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं दिया गया है? तो एनसीएफ 2005 के संस्थितियों में जो कथन हमारे सत्य दिए गए हैं कि ज्ञान को बाह्य जीवन से जोड़ना या बाहरी जीवन से जोड़ना, राष्ट्र के प्रजातांत्रिक मूल्यों का सम्मान और परीक्षाओं में लचीलापन, ये एनसीएफ 2005 की संस्थितियों के संबंध में कथन है। लेकिन विश्वविद्यालयों को राजनीति से मुक्त रखना, यह राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 की संबंध में यह आपकी संस्थिति कथन सत्य नहीं है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बच्चों के भाषाई विकास के लिए जरूरी है कि भाषाई कौशलों के विकास हेतु गतिविधियां आयोजित की जानी चाहिए, उनको अधिक से अधिक अपने विचार व्यक्त करने के अवसर देना चाहिए, तो जहां भी अवसर दे ये हमारा पॉजिटिव होता है, और उनकी गतिविधियां आयोजित करना ये भी हमारा पॉजिटिव हो रहा है। लिखना, पढ़ना, बोलना, सुनने का अभ्यास करना, तो ये भी पॉजिटिव, तो तीनों हमारे सकारात्मक दिए गए हैं। तो बच्चे के भाषाई विकास के लिए उपरोक्त सभी जो ऑप्शन दिया गया है ये हमारे तीनों जरूरी हैं, इसलिए फोर्थ ऑप्शन हम यहाँ पे सही कर लेंगे। अगला प्रश्न है, कक्षा कक्ष में बैठक व्यवस्था कैसी होनी चाहिए? रोज एक जैसी होनी चाहिए, कक्षा कक्ष में कराई जा रही गतिविधियों के अनुरूप होनी चाहिए, एक ही लाइन में बच्चों को बैठाना चाहिए, या इस प्रकार से हो कि वे एक दूसरे से बातचीत न कर सकें। देखिए, जब आपकी नियुक्ति होगी, ये आपसे अभी से प्रश्न पूछा जा रहा है कि जब आप शिक्षक बनेंगे तो कक्षा कक्ष में बैठक व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। यही शिक्षा शास्त्र सीडीपी आपके शिक्षण विधियां होती हैं। तो कक्षा कक्ष में बैठक व्यवस्था कैसी होनी चाहिए? तो कक्षा कक्ष में कराई जा रही गतिविधियों के अनुरूप होना चाहिए। कहीं ना कहीं देखिए, शिक्षा से जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं आप पढ़ा रहे हैं, शिक्षक हैं ऑलरेडी, तो ये सारी चीज़ें आपके लिए आसान हो जाती क्योंकि आपने बच्चों को ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो ये पेडागोजी के प्रश्नों को हल करना और आसान और इजली हो जाता है आपके लिए। अंतर व्यक्तित्व बुद्धि से तात्पर्य क्या होता है? सभी कमेंट कीजिए।
दूसरों को प्रेरित करने का कौशल, स्वयं की क्षमताओं एवं कमजोरियों को पहचान करना, विभिन्न व्यक्तियों को समझने का कौशल, दूसरों के साथ बातचीत करने का कौशल। तो अंतर व्यक्तित्व बुद्ध से तात्पर्य क्या होता है? विभिन्न व्यक्तियों को समझने का कौशल ही अंतर व्यक्तित्व। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे आप लोगों का ऑलरेडी सही हो जाएगा। आइए बात कर लेते हैं आपके अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में शिक्षक की भूमिका क्या है? सुगमकर्ता की, ज्ञान देने वाले की, मित्र की या प्रबंधक की? देखिए, वर्तमान समय में शिक्षक की भूमिका, ऐसा शिक्षक की भूमिका से एक प्रश्न जरूर आएगा और वर्तमान समय से रिलेटेड, और ऑप्शन आपके बदले जा सकते हैं। तो वर्तमान समय में शिक्षक की जो भूमिका होती है वह किस प्रकार की होती है? एक सुगमकर्ता की होती है। पहला ऑप्शन यहाँ पे सही कर लेना है। जी हाँ दोस्तों, एक शिक्षक की जिम्मेदारी बहुत अधिक होती है, क्योंकि उसे ना तो केवल बच्चों का बौद्धिक, नैतिक, मनोवैज्ञानिक, शारीरिक विकास करना है, अपितु सामाजिक, चारित्रिक, संवेगात्मक विकास करना भी आज शिक्षक का ही कर्तव्य है। और आदर्श शिक्षक का कार्य बहुत महत्वपूर्ण है। और एक बात और कि जिस प्रकार शिक्षा एक अंतहीन एक प्रक्रिया है, तो शिक्षक की जिम्मेदारी बहुत ही बड़ी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें समझते हुए सभी लोग फीडबैक कीजिए, अपनी जिम्मेदारी को समझिए, एग्ज़ाम को फतह कीजिए, सिलेक्शन पाइए, अपने सपने को साकार कीजिए और अपने ज्ञान में को प्रसार और शेयर बच्चों के साथ कीजिए। बच्चों के भविष्य को अव्वल बनाइए, ताकि वो भी आपकी तरह एक अच्छे भविष्य की कामना कर सकें, राष्ट्रहित में सहयोग कर सकें। अगला प्रश्न है, आपको लगता है कि आपकी कक्षा में कुछ बच्चे बहुत तेज गति से सीख रहे हैं और कुछ बहुत धीमी गति से सीख रहे हैं, इस परिस्थिति में आप क्या करेंगे? देखिए, ऐसा होता है, व्यक्तिगत जो विभिन्नताएं होती हैं, कोई तेज ठीक है, कोई तेज गति से सीखेगा, कोई धीमी गति से सीखेगा। तो तेज गति से सीखने वाले बच्चों की सहायता और धीमी गति से सीखने वाले बच्चों को सिखाने हेतु लेंगे। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। कोई भी डाउट है बेफिक्र कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम बात करेंगे, आपके अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की दृष्टि से एक अच्छा शिक्षक वह होता है जो बात करने वाले को दंडित करता है, कक्षा में बातचीत रोकने में सफल हो जाता है, उदासीन है, या जो सोचता है कि बातचीत को सीखने के संसाधन के रूप में उपयोग किया जा सकता है। दोस्तों, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की दृष्टि से एक अच्छा शिक्षक वह है, एक अच्छा अध्यापक अध्यापिका वह है जो ये सोचे कि बातचीत को सीखने के संसाधन के रूप में उपयोग किया जा सकता है। फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। 25 प्रश्न कर चुके हैं। अगला है, परियोजना विधि के प्रतिपादक हैं प्लेटो हैं, दुर्खीम हैं, किलपैट्रिक हैं या सुकरात हैं? सभी कमेंट कीजिएगा। तो परियोजना विधि के जो प्रतिपादक माने जाते हैं वह आपके कौन माने जाते हैं? किलपैट्रिक। जी हाँ, प्रयोजन विधि की बात करते हैं, इसके जो प्रतिपादक हैं आपके किलपैट्रिक माने जाते हैं। प्रयोजन अर्थात प्रोजेक्ट विधि की बात करेंगे। प्रोजेक्ट विधि की मूल अवधारणा जॉन डीवी के द्वारा दी गई। तो मूल अवधारणा किसके द्वारा दी गई? जॉन डीवी के द्वारा, तथा उनके शिष्य किलपैट्रिक ने। तो जॉन डीवी के शिष्य के नाम किलपैट्रिक है और किलपैट्रिक के गुरु का नाम जॉन डीवी है। तो जॉन डीवी गुरु और किलपैट्रिक शिष्य, इस विधि का प्रतिपादन किया गया। अवधारणा जॉन डीवी गुरु के द्वारा दी गई और शिष्य के द्वारा इस विधि के प्रतिपादन किया गया। परियोजना विधि के 6 मुख्य सोपान होते हैं: स्थिति प्रदान करना, प्रोजेक्ट का चयन करना, फिर प्रोजेक्ट बनाना, योजना का क्रियान्वयन करना, फिर मूल्यांकन तथा रिकॉर्ड रखना। ये 6 सोपान है, नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में आ सकते हैं। मूल्यांकन प्रक्रिया के 3 महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन से होते हैं? छात्र अध्यापक उद्देश्य अधिगम अनुभव मूल्यांकन के उपकरण, छात्र समाज व अधिगम के अनुभव, छात्र परीक्षा या परिणाम। तो मूल्यांकन प्रक्रिया के जो 3 महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं वह उद्देश्य, अधिगम, अनुभव और मूल्यांकन के उपकरण होते हैं। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे ऑलरेडी आपको सही कर लेना है। और अगला प्रश्न है, कक्षा कक्ष का वातावरण कैसा होना चाहिए? शोरगुल से भरा, शांत, अनुशासन से पूर्ण या मित्रतापूर्ण? तो आप सभी लोग जानते हैं कक्षा कक्ष का जो वातावरण होना चाहिए वह आपके मित्रतापूर्ण होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन जो है सही हो जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, कठोर शिल्प उपागम जो है किस सिद्धांत पर आधारित है? इंजीनियरिंग,
औद्योगिक, व्यावसायिक या अन्वेषण। यह टीटी एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। इस प्रश्न को हम बीबीआरपी कैटेगरी पर रखेंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रिपीटेड प्रश्न हो सकता है एग्जाम के दृष्टि से देखा जाए तो। कठोर शिल्प उपागम जो है किस सिद्धांत पर आधारित होता है? इंजीनियरिंग की बात करेंगे। ठीक है, तो पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रश्न देखिए आपके, अनुदेशन, व्यावसायिक, औद्योगिक, इंजीनियरिंग, 4 ऑप्शनों में से कोई भी एक प्रश्न बनाया जा सकता है। ठीक है, और इस प्रैक्टिस पेपर का 30वां प्रश्न है सीडीपी का, किशोरावस्था में बच्चे किस प्रकार की समस्या का सामना करते हैं? किशोरावस्था मतलब सभी लोग जानते हैं 12 से लेकर 18 वर्ष तक की अवस्था में बच्चे किस प्रकार से जो है सामना करते हैं? अपने साथियों में से संयोजन करना, शारीरिक मानसिक परिवर्तन से संयोजन करना, अपने माता पिता से समायोजन करना या पढ़ाई संबंधी समायोजन करना। तो किशोरावस्था में बच्चे जिस प्रकार की समस्या का सामना करते हैं, ये आपको कमेंट करके बताना है। ये आप सभी के लिए मॉक क्वेश्चन के रूप में है। और साथ ही साथ इस प्रैक्टिस पेपर में, इस मॉडल पेपर में 30 में से आपने कितना स्कोर प्राप्त किया, आपको कमेंट बॉक्स में अवश्य करना है। मैं आपके साथ जयसवाल सर मिलता हूँ आपकी अगली क्लास पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।